हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपने एटम्स वाले चैप्टर की बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में आपने देखा था हमने अभी तक अपने ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर कवर कर लिए हैं। ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर हमने कवर कर लिया है एंड एज वेल एज फ्रॉम फर्स्ट बुक हमने एएमआई और एसी वाले चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम मेनली तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन एमसीक्यू 2 एंड देन वीएसए टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वीएसए टाइप क्वेश्चंस हम 2 मार्कर क्वेश्चंस के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड एमसीक्यू 1 एंड एमसीक्यू 2 आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। एमसीक्यू 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्दो बोर्ड एग्जाम या कहीं पर भी आते नहीं है कॉम्पिटिटिव में, बट आपके एक तो जेई मेंस के जेई एडवांस के पेपर में आते हैं। दूसरा ये मोर देन वन आंसर करेक्ट वाले एमसीक्यू से आपकी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो बिफोर बिगनिंग द वीडियो आई होप आप लोगों ने एक बार एटम्स वाला चैप्टर रिवाइज करा है। आज हम एटम्स के एमसीक्यू 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अराउंड 7 क्वेश्चंस है, तो बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एटम्स बहुत छोटा सा चैप्टर है। मेन आपका इसमें बोर्स पॉस्टुलेट्स हैं एंड जो फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे फॉर्मूला ऑफ द nth एनर्जी लेवल एंड जनरलाइज्ड फॉर्मूले अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं तो उस केस में कैसे निकालोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस। सो एटम्स के अंदर एमसीक्यू 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेकिंग द बोर रेडियस एज ए नॉट की वैल्यू आपको 53 पिकोमीटर लेनी है। आपसे पूछा है Li++, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3। लिथियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला, बट हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के केस में भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते आप कि हाइड्रोजन से ही वाले फॉर्मूला ही डायरेक्ट एप्लीकेबल होंगे। फॉर्मूले को जनरलाइज करके अगर याद हो आपको, nth ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकालते हो आप, a0 मल्टीप्लाइड बाय n²। ये होता था हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी भी और कोई और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है तो उस हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के एटॉमिक नंबर से आपको इसको डिवाइड करना होता था। ठीक है, ये होता था फॉर्मूला। तो आपको बोला है ग्राउंड स्टेट में निकालना है। ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितनी होगी ग्राउंड स्टेट में 1। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा a0 डिवाइडेड बाय 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो a0 डिवाइडेड बाय 3। a0 की वैल्यू बोली है 53 पिकोमीटर लेनी है बाय 3, तो 3 1 जा 3 एंड 2 बचा 23, 3 7 जा 21। अप्रोक्सीमेटली आप निकालोगे तो 2 बचेगा, 3 6 17.6, मतलब नियरेस्ट आंसर क्या कौन सा दिख रहा है 18 पिकोमीटर। तो ऑप्शन सी विल बी माय करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड न्यूक्लियाई प्रोटॉन। बाइंडिंग एनर्जी बोली है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं हम मास, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये है। उसके बाद बोला है इफ वन डिसाइड्स टू वर्क इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क कर रहे हो, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है। ठीक है, अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है और प्रोटॉन मूव कर रहा है तो आपको फॉर्मूला ये मिल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लास्ट एक्सप्रेशन करेक्ट क्यों नहीं होगा, ये आपको बताना है। अब देखो लास्ट एक्सप्रेशन कैसे निकाला आपने, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकाला है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है। तो अब ये थोड़ा सा आपको 11th का अगर आप पीछे जाओगे 11th की चीज याद करोगे, 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, काइनेमैटिक्स में पढ़ा होगा। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्क क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जिसको भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट पकड़ रहे हो वो खुद रेस्ट पे होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जब आप रेस्ट पे मान रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन जब आप रेस्ट पे लोगे, इलेक्ट्रॉन एक सेंट्रीपिटल फोर्स से घूमता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस। जो भी है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें जब आप वो सेंटर पकड़ते हो, जिस सेंटर के अबाउट पार्टिकल सेंट्रीपिटल फोर्स या सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वो सेंटर आप हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पकड़ते हो। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कंसिडर करा है, बिकॉज ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी फॉर्मूलाज आएंगे, जो भी एक्सप्रेशन आएंगे वो वैलिड नहीं होंगे। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा कि रीजन क्या होगा, द फ्रेम इन विच इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट इज नॉन इनर्शियल। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी माई करेक्ट आंसर इन दिस केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सिंपल बोर मॉडल कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू कैलकुलेट एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम विद मेनी इलेक्ट्रॉन्स। हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन के लिए बोर ने दिया, बट हाइड्रोजन के बाद अगर मान लो मैं इसको हीलियम में लगाना चाहूँ, हाइड्रोजन और हीलियम में मेनली फर्क क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। तो अब एक प्रॉब्लम क्या होगी, आप फॉर्मुलेज डायरेक्ट हीलियम के लिए नहीं लगा सकते, हीलियम एटम के लिए क्यों नहीं लगा सकते, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही लगा सकते हो। वाई? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के एक न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। तो हम जब भी जो भी हमने कैलकुलेशंस की, जो भी बोर ने कैलकुलेशन की थी हाइड्रोजन के लिए, वो एक एजम्पशन के अंडर की थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होता है टू न्यूक्लियस। यहाँ पे हम सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस ही कंसिडर कर रहे थे। जब भी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगी जिसके अंदर मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन तो होगा ही, बट आपस में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन भी होगा। क्योंकि हम रिपल्सिव फोर्सेस नहीं ले रहे हैं अकाउंट में, इसीलिए आप कभी भी बोर वाली जो भी थ्योरी है वो कभी भी आप मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्यों होता है ये, इलेक्ट्रॉन्स नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू सेंट्रल फोर्स, नो कोलाइडिंग विद ईच अदर, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल नो लॉन्गर बी गिवन बाय कूलम्स लॉ। अब आप डायरेक्टली कूलम्स लॉ से नहीं निकाल सकते हो फोर्स, व्हाई? बिकॉज कूलम्स लॉ से ही निकलेगी फोर्स, बट हम क्योंकि रिपल्सिव फोर्स को अब अकाउंट में नहीं ले रहे हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के, तो फोर्स अब सेंट्रल फोर्सेस नहीं रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे देखो, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस तो दोनों की अलोंग द सेंटर ही होगी, सेंट्रल फोर्स की तरह ही काम करेगी। बट इन दोनों की जो रिपल्सिव फोर्स होगी आपस में, वो सेंट्रल फोर्स नहीं रह जाएगी। अब क्योंकि वो सेंट्रल फोर्स नहीं रह जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। इसलिए हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में नहीं अप्लाई कर सकते ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आपस में सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शन है उसकी वजह से फोर्स अब सेंट्रल फोर्स नहीं रह जाएगी। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, फॉर द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैज एन एंगुलर मोमेंटम h। आपको बोला है अकॉर्डिंग टू सिंपल बोर मॉडल। बोर मॉडल ने भी क्या बोला था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोला था कि L शुड बी इक्वल टू NH/2π। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का एंगुलर मोमेंटम। n कहाँ से मिलेगा, अब सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो। बोर ने ये पॉइंट अपने पोस्टुलेट में बोला था। क्या बोल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर, hence there will be infinitely many orbits with the vector pointing in all directions. In actuality this is not true। अब ये ट्रू क्यों नहीं है, देखो बोर ने कभी भी एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। बोर ने कभी भी एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के ऊपर कोई बात ही नहीं की। बोर ने सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात की कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का। उन्होंने इसके डायरेक्शन के बारे में क्योंकि कोई डिस्कशन ही नहीं करा, तो इसीलिए ये कहना गलत होगा कि हम बोर मॉडल से एंगुलर मोमेंटम कंप्लीटली बता सकते हैं। आप बोर मॉडल यूज करके एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हो, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के ऊपर आप कोई कमेंट नहीं दे सकते। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के ऊपर कोई कमेंट नहीं दे रहे, वेक्टर क्वांटिटी आधी डिस्क्राइब करने से कुछ होगा नहीं, तो इसका मतलब आपको उस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं हो रही। तो रीजन क्या हो जाएगा इसका कि एंगुलर मोमेंटम बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स गो अराउंड, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बोर मॉडल गिव्स इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनकरेक्ट वैल्यूज से मतलब क्या है कि कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रहे, डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब करोगे तो वैल्यू तब कंप्लीटली मिलेगी और तब करेक्ट मिलेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताने से काम नहीं चलेगा। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, O2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। O2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स क्या होगा, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कैंसिल कर देगी, क्या होगा देखो। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, ये आपने न्यूक्लियर वाले चैप्टर में पढ़ा है, थोड़ा बाद में पढ़ा है, एटम्स में टेक्निकली नहीं आना चाहिए था क्वेश्चन। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं जो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करती हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं नेचर की, और ये फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं, करेक्ट, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में सेम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब
क्यों न्यूक्लियॉन्स ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ जाते, क्यों न्यूक्लियस कभी इजीली ब्रेक नहीं हो जाता? क्योंकि एक तो पहली बात न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, दूसरी बात न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा डोमिनेट करेगा आपके कूलम्स फोर्स को, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा डोमिनेट करेगा, तो इसीलिए अभी आपके लिए O2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन जब हो रहा है, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में न्यूक्लियस का कोई भी लेना देना नहीं होता। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, करेक्ट। तो मॉलिक्यूल के अंदर इसीलिए न्यूक्लियर फोर्सेस इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ही स्मॉल रेंज है, शॉर्ट रेंज है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? 2 हाइड्रोजन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट कोलाइड इन इलास्टिकली। मैक्सिमम अमाउंट आपको ये बताना है, मैक्सिमम अमाउंट जिससे उनकी कंबाइंड एनर्जी रिड्यूस हो सकती है, मतलब मैक्सिमम रिडक्शन एनर्जी का कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम रिडक्शन कब होता है? जब जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाए, जब वो जस्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तभी मैक्सिमम रिडक्शन होता है। अब आपको आई होप एक बार फॉर्मूला याद होगा। एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या था? 13.6 Z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें इससे एनर्जी मिलती थी nth ऑर्बिट की या nth लेवल की, करेक्ट। तो इससे हमने जब फर्स्ट सेकंड मतलब ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है? -13.6, ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है? -13.6, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3.4, देन 1.5, देन 0.85। 4 की एनर्जी याद होनी चाहिए हमेशा फॉर फास्ट कैलकुलेशन इन एनी एग्जामिनेशन। 2 हाइड्रोजन एटम्स थे ग्राउंड स्टेट में, एक हाइड्रोजन एटम की कितनी होगी? 13.6, 2 थे। कंबाइंड टोटल एनर्जी कितनी होगी दोनों के मिला के? 2 × 13.6 यानी कि 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बोला है मैक्सिमम रिडक्शन कितना हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का। तो मैक्सिमम रिडक्शन कितना हो सकता है कैसे पता लगेगा? जब एक हाइड्रोजन निकलकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में चला जाए, सेकेंड शेल में चला जाए कोलिजन के बाद, तो मैक्सिमम रिडक्शन होगा। तो मैक्सिमम रिडक्शन अगर होगा तो अब कितनी एनर्जी हो जाएगी? सेकेंड शेल में कितनी एनर्जी थी? 13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, 13.6, या सेकेंड शेल का आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो 3.4। तो 13.6 पहले वाला एक हाइड्रोजन एटम ग्राउंड में ही है, 13.6 एनर्जी है उसकी, दूसरे की एनर्जी हो जाएगी आपकी कितनी बताइए? 3.4। तो ये हो गया आपकी 13 + 3 6, 6 + 1 7, 17 eV। तो आफ्टर कोलिजन एनर्जी 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बिफोर कोलिजन 27.2 थी। रिडक्शन कितना हुआ होगा? 27.2 - 17 यानी कि आपका 10.2 eV का मैक्सिमम रिडक्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, अ सेट ऑफ एटम इन एन एक्साइटेड स्टेट डीकेज। तो जब भी कोई भी सेट ऑफ एटम डीके होता है तो अब ऐसा फिक्स नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डीके होने के बाद सेम एनर्जी लेवल में जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ डिवाइडेड नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है। बस कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब भी डीके हो रहा है तो डीके में इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि इन जनरल टू एनी ऑफ द स्टेट्स विद लोअर एनर्जी। हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आपको भेजना है, बट किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में वो आराम से जा सकता है। जैसे ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? इनटू अ लोअर स्टेट ओनली व्हेन एक्साइटेड बाय एन एक्सटर्नल। तो जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से आप एक्साइट करो। फिर ऑल टुगेदर साइमल्टेनियसली, सारे साइमल्टेनियसली जाएगी, जरूरी नहीं होता। लास्ट ऑप्शन टू एमिट फोटॉन्स ओनली व्हेन दे कोलाइड, कोलिजन जरूरी नहीं होता। तो किसी भी इन जनरल किसी भी एनर्जी लेवल में किसी भी एनर्जी स्टेट में जा सकती है, बस वो एनर्जी लेवल या वो स्टेट लोअर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ड्यूरिंग द डीके हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जंप करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आई होप आपको एक अच्छा प्रैक्टिस और एक अच्छी रिवीजन मिली होगी सारे ही कॉन्सेप्ट्स की ऑफ दिस चैप्टर। सो इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Don't forget to watch the one-shot videos of all the chapters of your class 10th and class 12th subjects. Class 12th में mainly PCM आपके रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वीडियोस लेकर आने वाले हैं। एंड वेरी शॉर्टली वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग द वीडियोज ऑन द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, सो दैट आपको एक अच्छी प्रैक्टिस और एक अच्छा आइडिया मिले आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का। सो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत पास आ गए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।